हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हर प्रोफेशन के अंदर ज़रूरी है। ये टॉपिक के बिना आपका आगे गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं, वो है आपका रिज्यूमे। मेरे को कई कमेंट्स भी आए हैं कि आप थोड़ा रिज्यूमे के बारे में भी बता दीजिए। तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आपको कहीं पर जो आपकी जॉब लगती है, कहीं पर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं? आपके रिज्यूमे के थ्रू ही। तो रिज्यूमे की तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बस इसी पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दिया है सोशल मीडिया पर लोगों ने। इसको बहुत ही हाई फाई, इसके टेम्पलेट्स, इसकी कैसे डिज़ाइंस होने चाहिए, कैसे कलर्स होने चाहिए। एक्चुअली वीडियोस को बनाने के लिए कि इसी टॉपिक पर वीडियोस चलानी है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कैसे कैसे लानी है, क्या क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है उसमें। अगर आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखेंगे तो इसको लेके बहुत कुछ है। जबकि जितना हाई फाई ये रिज्यूमे के फॉर्मेट को बनाते हैं, जितने उसके टेम्पलेट्स बनाते हैं, उसकी शेप्स, डिज़ाइंस बनाते हैं, उस हिसाब से क्या लोगों को जॉब्स मिलती हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, अपने आप को, अपने काम को, अपने स्किल्स को बिल्कुल सिंपल रखना है। पर आपके स्किल्स बढ़िया हो, आप खुद काम करने में हार्ड वर्किंग हो, ईमानदार हो, और आपकी जो इच्छा है काम करने की वो बहुत प्रबल हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो रिज्यूमे तो आपका वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है। बस ये है कि रिज्यूमे बेसिकली होना कैसे चाहिए। रिज्यूमे होना चाहिए कि हमारे जो एक अपने बारे में जो हमने बताना है वो उसके अंदर कंप्लीट जानकारी हो। जो हमने रिज्यूमे बनाया है वो उसको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बनाएं कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सारी। क्योंकि एक एम्प्लॉयर को क्या चाहिए होता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं होता। ये जो मार्केट चल रही है रिज्यूमे की, ये मार्केट ने तो बिल्कुल ही मतलब कि अलग ही ढंग का तैयार करके रख दिया है। पता नहीं क्या क्या उसमें कौन कौन से टेम्पलेट, डिज़ाइंस, ऐसे ही ऐप्स भी बनते जा रहे हैं। ये एक तरह का बाजार है, क्योंकि इनकी इन चीज़ों से इनकम होती है। आपने इतना दिमाग अपना बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि जिस हिसाब से रिज्यूमे का ये शोर मचाते हैं, उसको तैयार करवाते हैं, उस हिसाब से जॉब्स कुछ नहीं है, कोई जॉब नहीं मिलती है। 5-7% लोग भी नहीं होंगे जो ऐसे रिज्यूमों के थ्रू इतनी बड़ी बड़े हाई प्रोफाइल्स पे कोई सिलेक्शन होती होगी। तो ये सारी जो है, ये एक तरह का बाजार लगा हुआ है यहाँ पे सोशल मीडिया पर। तो आपने इतना अपना दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रहना है, आपकी सिलेक्शंस होंगी। अब जैसे पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी आसमा करियर के ऊपर, उसमें 2 लोगों को वहाँ से रिप्लाई आया है, कॉल आई है। तो आगे भी प्रोसेस होगा, तो उनकी मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी आपको, आप देख सकते हैं। तो हो जाती हैं सिलेक्शंस। ये है जो वर्क फ्रॉम होम जो हम करते हैं, इसको लगातार हमें अप्लाई करना पड़ता है। आप डिमोटिवेट ना होएं, अपना करते रहें अप्लाई, बस उसके बाद आपका कहीं ना कहीं काम ज़रूर बन जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, रिज्यूमे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, लेकिन रिज्यूमे इतना भी इम्पॉर्टेंस नहीं रखता कि आप इतना कुछ उसमें देख देख के सोशल मीडिया से उसमें ऐड ऑन करें कि इसके बिना तो कंपनी में पता ही नहीं हमारा क्या हो जाएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपने स्किल्स को, अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, उसमें आप इतना ज़्यादा अपने आप को महसूस करिए कि हम इसको 1 मिनट में पार कर जाने वाले हैं इस इंटरव्यू को। इस तरह के आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये इतना नहीं सोचना है, ना घबराना है इस चीज़ को लेकर, और ना ही ऐसे टेम्पलेट्स, फॉर्मेट, ये डिज़ाइन, इनकी तरफ आपको जाना है रिज्यूमे को लेकर। हाँ, लेकिन रिज्यूमे के अंदर आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉयर जब बैठता है, रिज्यूमे देखता है, या उनकी एचआर टीम देखती है, इतना समय नहीं होता कि वो हर रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, सही होगी, पूरी जानकारी होगी, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। मतलब एक एम्प्लॉयर को सोचना ही ना पड़े,
कि यहाँ पर मुझे कोई मार्क लगाना है, इसके ऊपर ये जानकारी इन्होंने डाली नहीं है, ये पूछना पड़ेगा फ़ोन करके, तो वो चीज़ें नहीं, तो फिर वो डिले हो जाती है, उसको साइड कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट रिज्यूमे को देखते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो उसमें कंप्लीट हो, जानकारियाँ सही हों और सच्ची हो, ये नहीं कि आपने झूठ कुछ भी डाल दिया उसमें, क्योंकि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। हर जो भी चीज़ आपने रिज्यूमे के अंदर लिखी है वो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं वहाँ पर, वो पूछते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल में हमें रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। आप स्टार्टिंग में आपने लिखना ही है, रिज्यूमे आपने लिखा, उसके बाद ऊपर ही आप अगर पर्सनल डिटेल पूरी देनी चाहते हैं, फर्स्ट आप मान लीजिए आपने पैराग्राफ्स में ही बनाना है, आपने कोई टेबल वगैरह नहीं बनाया, आप पैराग्राफ्स में ही बनाने हैं। सिर्फ आप हेडर फुटर का ध्यान रख लेना, आप हेडिंग्स का ध्यान रख लेना उसमें, कि जैसे रिज्यूमे है उसको बोल्ड किया, शब्द को ऊपर स्टार्टिंग में ही लिखा, उसके ऊपर ही या तो अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप ऊपर ही लिख दीजिए रिज्यूमे के कॉर्नर पे, इधर लेफ़्ट में या राइट में, फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं लिखा तो फर्स्ट नंबर पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिए, पर्सनल डिटेल्स डालिए, जिसको आप पर्सनल डिटेल लिखा है उसको बोल्ड कीजिए, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कीजिए और फिर आगे डिटेल स्टार्ट करिए। जैसे कि आपका नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, बहुत जगह चलता है ये, तो मदर्स नेम, अगर फादर नेम देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आप इसमें आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आप यहीं पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस उसमें डाल सकते हैं, एड्रेस आपने डालना है, ठीक है, अदरवाइज़ फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इसमें इनफ होता है। ये सारी चीज़ें आपने डाल दी इसमें, तो ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपने कुछ भी पर्सनल और ऐड ऑन करना है, कोई जैसे जेंडर करना है वो आप कर सकते हैं, कोई लोकेशन है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो लोकेशन को हम सबसे लास्ट में भी लेके जा सकते हैं जहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये सारी डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल होगी। आपने हेडिंग बनाया और उसके नीचे आपने पॉइंट वाइज अच्छे से बनाना है, जैसे नेम लिखा उसके अंदर आपने स्लैश लगाया, डॉट्स लगा के स्लैश लगाया, फिर अपना नाम लिखा, और इस वाले जो आपके हेडिंग्स हैं, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, इनको जैसे बोल्ड कर दिया और यहाँ पर आपकी डिटेल है। तो इस तरह से मतलब एक फॉर्मेट तो आपको बनाना है, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, मतलब हाई फाई वर्ड्स, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई जॉब्स नहीं मिलती हैं। अगर आप सोचो कि उस रिज्यूमे से हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जॉब्स मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5-7% लोग ही हैं जो किसी ऐसे अच्छे प्रोफाइल के ऊपर जॉब पा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, हमने क्या और जानकारी देनी है, हमने पर्सनल डिटेल डाल दी। अब उनको कोई भी इसकी ज़रूरत है वो देख लेंगे कि हाँ ठीक है, ये फ़ोन नंबर है, ये हमें ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एज पता लग गई, ये अच्छा मदर्स नेम है, कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई। नेक्स्ट आपने क्या डालना है, नेक्स्ट आपने डालना है अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, या आप इसको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी कर सकते हैं हेडिंग को, या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो आप इसमें डालेंगे, स्टार्टिंग से डालिए, आप कहाँ से डालेंगे, 10th से डालिए। 10th आपने कब पास आउट किया वो ईयर डाल दीजिए। 12th पास आपने कौन से में पास आउट किया वो डालिए। ग्रेजुएशन आपने कौन से में पास आउट की वो डालिए। नहीं ग्रेजुएशन है, अभी अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से लिखिए, ठीक है। इससे एम्प्लॉयर के दिमाग के अंदर की कन्फ्यूज़न दूर हुई कि कॉन्टिन्यूज़र क्या है आपका, कॉन्टिन्यूज़ है आप, कि आपने अगर कोई 2020 के अंदर आपने 10th की है तो उसके बाद जो 12th है वो उसका ईयर क्या है, पता लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा गैप है या नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो गैप है ना ये बहुत मायने रखता है। आपकी एजुकेशन के बीच में और आपकी जॉब की ज्वाइनिंग के बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ये जितना ज़्यादा बड़ा गैप होगा उतने ही चांस आपके कम होते जाएंगे जॉब्स को लेकर, और कस्टमर केयर्स के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि MNC हैं सारी, यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो गैप होता है ना, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन उसका जो गैप है आपकी आज की जॉब के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, और या तो फिर उसके उतने ही एक्सपीरियंस आपके पास हो, मतलब आपने कोई चीज़ 20 के अंदर कंप्लीट करी है,
2020 में कंप्लीट करी है, तो आपकी आज तक 24 तक वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ रहनी चाहिए आपकी एक्टिविटीज़। आपने ग्रेजुएशन तब कर ली कंप्लीट, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस हो आपके पास, या फिर मतलब कोई ना कोई आप कहीं किसी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मतलब पर्सनली भी कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी उसमें ऐड ऑन करिए कि उतना जो है गैप आपका फिल होना चाहिए। अगर ये गैप होता है तो वो चीज़ आपके रिज्यूमे को बिल्कुल लूज़ कर देती है, उसमें आपको मतलब नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होने वाला, लॉस होता है इसमें आपका। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो गैप होता है ये जज किया जाता है कि क्या है, मतलब इसके अंदर पहले क्या था, अब इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, वो चीज़ें। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। तो हमने देखा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें हमने अपना बता दिया 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री जो भी है वो बता दिए। उसके बाद हमने और क्या बताना है, हमने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर हमारे पास है तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे। तो नीचे लिखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसको बोल्ड करेंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, फिर उसकी नीचे डिटेल लिखेंगे। डिटेल्स में क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर में किया है, तो 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो भी आपने किया है, 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग जो भी आपने किया है, या कोई और आपके पास किसी तरह का और कोई कोर्स किया है आपने, तो वो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहाँ तक आपने लिख लिया। यहाँ आपने सिंपल बताया कि हमने 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या 6 मंथ का कोई डिप्लोमा किया है, या फिर हमने 1 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है, या एडवांस डिप्लोमा किया है, या 2 साल का डिप्लोमा किया है, वो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं आपके स्किल्स। आपने स्किल्स लिखने हैं और उसके नीचे आपने लिखना है। अब ये जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर मान लो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया, तो वहाँ तो आपने सिर्फ इतना ही लिखा कि 1 ईयर डिप्लोमा हमने किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमने क्या किया वो चीज़ बतानी है, हमने क्या किया होगा इसमें, हमें हमारे स्किल्स क्या होंगे, फोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर होगा, कोरल ड्रॉ होगा, इन डिज़ाइन होगा, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो आपने वहाँ पे अपने स्किल्स में ऐड ऑन करने हैं कि ये स्किल्स हमारे पास हैं। उनको क्लैरिटी हो गई कि आपकी ये एजुकेशन थी, इस ईयर में थी, और ये वाले जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। अच्छा ठीक है, आपने ये डिप्लोमा कर रखा है, उसमें क्या सीखा, क्या आपको आता है, वो आपके स्किल्स हो गए। उसके बाद हमें स्किल्स में और भी ज़रूरत होती है इसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल्स। वो भी आप वैसे ही बोल्ड करिए, हाईलाइट करिए, उसको अंडरलाइन करना है। बेशक इन फील्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज़ उनका बड़ा रहना चाहिए। फिर उसकी डिटेल हम लेते हैं। उसमें क्या होता है, सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे हैं वो आपने इसमें बताने होते हैं। लीडरशिप स्किल्स, टीम को गाइड करने के स्किल्स आपके कैसे हैं वो आप बता सकते हैं। टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करने में आप कैसे हैं आप वैसा बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजेस का सॉल्यूशंस आप कर पाते हैं, तो वो आप लिखिए इधर। और इसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट, काम को एफिशिएंटली मैनेज करना। और फिर आता है एडेप्टेबिलिटी, नई चीज़ों को जल्दी से सीखना और उसको एडजस्ट करना, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। और क्रिएटिविटी, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, ठीक है, ये हो गई आपकी क्रिएटिविटी। और वर्क एथिक्स, ये क्या होती है, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, ईमानदारी से काम करना, ये होते हैं वर्क एथिक्स। और उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं ये। और इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें हैंडल करना। तो ये स्किल्स हर कोई, मतलब ये सारे स्किल्स उठा के लिख दो ऐसा नहीं है। मैंने बताए हैं कि सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। अगर हमें इनको लिखना है तो हम इनको ऐसे डिटेल में नहीं लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब हमने स्किल्स लिखा ऊपर, उसको बोल्ड किया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया, तो उसके बारे में हमने लिखा। तो हम सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बस इतना ही लिखना है। टीम प्लेयर, इतना ही लिखना है। क्विक लर्नर एंड एडेप्टेबल, ये लिखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी,
ये लिखना है टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इनमें से कुछ जो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है, आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ों की इम्पोर्टेंस आज के जॉब्स में है, ये रिक्वायर्ड हैं। तो ये ज़रूरी है आपने पहले अपनी स्किल्स लिखे जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, जिस बेस पर आपको जॉब मिलनी है, ठीक है। और फिर अपने सॉफ्ट स्किल कि हम टीम के साथ भी हाँ काम कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट है हमारे अंदर, एडॉप्ट न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करने की हमारे अंदर है कैपेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड ऑन करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका क्या आएगा, अभी हमने क्या क्या सीखा, हमने पहले अपनी पर्सनल डिटेल डाली, उसके बाद हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिया, उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को लिया, फिर हमने स्किल्स लिखे जो हमने टेक्निकल जो हमारे स्किल्स हैं, उसके बाद सॉफ्ट स्किल के बारे में भी हमने कुछ बताया उसमें, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे जो रिज्यूमे है हम उसमें क्या और डाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारा है एक्सपीरियंस। अगर आपको 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे लास्ट एक्सपीरियंस। मान लो 2 साल आपने किसी कंपनी में काम किया तो उसका हेडिंग होगा लास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने काम किया इस कंपनी में एज ये पोस्ट थी और उसकी क्या डेट थी, जैसे कि जुलाई 2022, आप लिख सकते हैं जनवरी 2022 तक, मतलब 2 साल आपने काम किया, तो जनवरी तक आपने वहाँ पे काम किया 22। तो उसके बाद आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस आ जाता है कि अभी आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वो जो 22 जनवरी है, हो सकता है आपकी फरवरी मार्च में दोबारा जॉब लगी तो आपने वही टाइम लिया अगर आज तक वही कर रहे हैं, 22 से लेके अभी तक वही कर रहे हैं, उसी जॉब पर हैं, तो उस 22 को लिख के, उस मंथ को लिख कर फिर आपने 2 टिल डेट वहाँ तक, मतलब अभी तक हम उसी जॉब पर हैं। तो लास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और अगर फ्रेशर है तो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे हेडिंग में और लिख देंगे फ्रेशर, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ उनको चाहिए, वो उनको फॉर्मेट्स, ठीक है, एक चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन हम इसी में फंस के रह जाएं, नए से नए ढूंढते रहें, बैठ के फॉर्मेट्स ढूंढते रहें, टेम्पलेट्स ढूंढते रहें, तो वो नहीं, आपको सही, मतलब सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही तरह से लिखा हो। ऐसा भी ना हो कि आपके पैराग्राफ की लाइनें पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे भी आप रिज्यूमे बनवाते हैं बाहर जाके, आजकल लोग टाइपिंग करवा लेते हैं बाहर जाके, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस तरह से बनाना है। वहाँ चेकआउट करिए कि कैसे है, कैसे बनाया है, वो चीज़ वो खुद भी थोड़ा बहुत सजेस्ट कर देते हैं कि ऐसे फॉर्मेट बना लो। तो मेन है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, आपको सही बस इंफॉर्मेशन रिज्यूमे के अंदर डालनी है, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला था कि ये चीज़ नहीं है, वो आप उसको सब मिल जाए वहाँ पे, उसको रहे ही ना। तो रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है, वो शॉर्टलिस्ट होने की कगार पे आ जाता है कि चलो इसकी बात समझ आ गई है, ये चीज़ है, तो हम इसको देखते हैं अभी, तो वो साइड पे रख लिया जाता है, बाकी साइड करते जाते हैं। जो जितने ज़्यादा हाई फाई होंगे ना नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर, उनको साइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग कोई नहीं लगाता उनको पढ़ने का, जितनी ज़्यादा बातें उसमें लिखी जाती हैं। अब एक इसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें इसमें ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जितनी डिटेल है आप नॉर्मल के लिए बना सकते हैं, फ्रेशर को तो ऐसे ही बनाना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस है, हो गया है 1-2 साल का, तो आप कर सकते हैं। फ्रेशर ने भी अगर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जिस जॉब प्रोफाइल पर अप्लाई करने वाले हैं उसको रिलेटेड हम कैसे हैं, हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर क्या है, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम उस वाले स्किल्स को क्या कर सकते हैं, मतलब अपने गोल्स बताने हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव ये होता है, फ्रेशर का अलग होगा, आईटी वालों के लिए अलग होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अलग होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं 1-2।
तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको उस कंपनी से रिलेटेड जहाँ पर आपने जॉब करनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपके गोल्स हैं उस प्रोफाइल को लेकर, उस तरह की बातें आपने बतानी होती हैं। तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये अगर आप एक फ्रेशर हैं तब आपके अलग होंगे, अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो अलग होगा, मार्केटिंग में है तो अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फ्रेशर ने अगर लिखना है कोई ऑब्जेक्टिव तो कैसे लिखेगा, ए हाईली मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस व्हाइल एनहेंसिंग माई स्किल्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कैसे, टू सिक्योर अ चैलेंजिंग रोल इन द आईटी इंडस्ट्री वेयर आई कैन लीवरेज माई प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड पैशन फॉर टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर करना है, टू ऑब्टेन अ डायनेमिक पोजीशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग वेयर आई कैन यूटिलाइज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग एंड मार्केट रिसर्च एबिलिटी टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड एनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव अपने अलग अलग बनाएंगे, उस रोल को लेकर अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में बताएंगे कि हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। अब इसको हमने इंसर्ट कहाँ पे करना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये बिल्कुल या तो आप जैसे ही रिज्यूमे है और स्टार्टिंग में ही आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया, वहाँ आप लिख सकते हैं इसको। फिर आप पर्सनल डिटेल पे आ जाइए, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के ऊपर, फिर स्किल्स के ऊपर, फिर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अपने एक्सपीरियंस बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। कोई और आप ऐड ऑन कर सकते, कोई हॉबी वगैरह बताना चाहते हैं तो वो पर्सनल डिटेल में या तो बता दीजिए, वहाँ पर अलग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। बस नीचे जाके आपको प्लेस कौन सी जगह से आप कर रहे हैं, जैसे न्यू दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, कहीं से भी हैं तो आप वो लिख सकते हैं। साथ में ही आप राइट साइड पे साइन के लिए बना दीजिए, वहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। आपने स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, यही इन्फॉर्मेशंस जो है कंपनी को चाहिए होती हैं, बस इतना ही। उनको पता लगे कि एम्प्लॉयज़ ने उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स क्या है, हमारी जॉब को उससे फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। ये तो चीज़ें हो गई रिज्यूमे को लेकर। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जब हम रिज्यूमे को कहीं पर भेजते हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करिए। जैसे मान लो आप वर्क फ्रॉम होम पर अप्लाई करते हैं तो एक ही स्किल पे नहीं करते, आप कई जगह कर सकते हैं, क्योंकि घर से ही करना है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको लगता है हम ये भी कर सकते हैं, ये भी। तो लेकिन रिज्यूमे को लेकर आपको थोड़ा सही से सोचना होगा। मान लो आपने टीचिंग पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, तो आपने टीचिंग स्किल्स, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, टेक्निकल स्किल्स भी वही, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी वही रहेगी कि 1 ईयर का कोई टीचिंग का है, बीएड है, जो भी आपने बतानी है। और फिर उसके बाद जो आपके स्किल्स आते हैं उसमें आपने टीचिंग के बारे में लिखना है कि हम इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ये एक्सपीरियंस है, जो भी है वो स्किल्स आप में होने चाहिए। ये सब्जेक्ट में हम स्पेशलाइजेशन है तो वो चीज़ें वहाँ आएंगी। इसके बाद आपको वहाँ नहीं हुआ तो आपने ट्राई किया, नहीं काम बना, फिर आप ट्राई कर लेते हैं जैसे कस्टमर केयर के अंदर। तो आप वर्क फ्रॉम होम है, आप कस्टमर केयर में करना चाहते हो तो यहाँ स्किल्स चेंज हो जाएंगे। जो चीज़ कंपनी उस जॉब रोल के लिए मांग रही है वो स्किल्स आपको वहाँ पर लिखने हैं, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि उनको वो चाहिए। ऐसे ही आईटी से रिलेटेड है, कोई सॉफ्टवेयर वो मांग रहे हैं किसी ऑपरेशंस के अंदर, तो जैसे गूगल सूट मांग लिया या कोई और एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट कोई चाहिए उनको, तो वो स्किल्स आपको वहाँ पे लिखने हैं। जिस तरह की जॉब है वैसे स्किल्स लिखने हैं। अगर उस जॉब रोल को लेकर उनके कोई की स्किल्स पहले से ही हैं कि ये आपको आना चाहिए तो वो तो पक्का ही ऐड ऑन करने हैं। और अगर उन्होंने नहीं भी लिखा तभी भी वो स्किल्स आपको वहाँ चेंज करने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को कहते हैं रिज्यूमे अपडेट करके डालो। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब भी आपको कोई जॉब के बारे में बताती हूँ तो कहती हूँ कि रिज्यूमे को अपडेट करके इसको करके देख लेना।
तो ये अपडेशन है कहाँ होगी, अब आपका नाम तो चेंज होने से रहा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होने से रही, आपकी क्वालिफिकेशन चेंज होने से रही, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी चेंज नहीं हो सकती, एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा आपका वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होंगे, स्किल्स, वो ज़रूरी हैं, उसके बिना नहीं होगा, वो आपको आने चाहिए, उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो यही रिज्यूमे का जो है असली रूप है। ये चाहिए कंपनीज़ को, बिल्कुल वो एम्प्लॉयर बैठा है, एचआर के कोई बैठे हैं, वो लोग आपका रिज्यूमे देख रहे हैं, उनको जो चाहिए वो 1 मिनट में उसको पढ़ के साइड कर लें। ये नहीं कि वो दुनिया जहान की तुम्हारी स्टोरी में खो जाएं, इतने तुमने भर भर के वहाँ पे पैराग्राफ इंग्लिश में लिख दिए, उनका मूड ही नहीं है वो पढ़ने का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतने जॉब के चांस कम हो जाएंगे। आप सिंपल रखिए इसको, फुल डिटेल दीजिए, कंप्लीट डिटेल दीजिए, सही जानकारी दीजिए, और फॉर्मेट आप कोशिश करिए अच्छा बनाने की। टेबल फॉर्मेट बनाना है या पैराग्राफ्स में लिखना है चल जाएगा, और बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तब बनते चले जाते हैं। सिंपल में तो 1 या 1.5 पेज के ऊपर आपका हो जाता है। तो ये था रिज्यूमे के ऊपर, इस पर ज़रूर गौर करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि रिज्यूमे ही आपको ज्वाइनिंग करवाता है ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जो पीछे जिन लोगों के 2 कॉल्स आए हैं जॉब्स के लिए, वो मैं ज़रूर इधर में लगाऊंगी। इससे पता लगता है कि हम कुछ भी जो प्लेटफॉर्म लेके आते हैं वो जेन्युइन है, वो फ्रीज नहीं है, वो मतलब ऐसे ही नहीं पड़े हुए, वो कुछ करते ही नहीं है, वो सोए पड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी है वहाँ पे काम होते हैं। वो ठीक है कि अब कईयों को चांस मिलता है, कईयों को नहीं, इसमें आपकी पक्की बात है। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि जो भी लोग जॉब्स की ट्राई कर रहे हैं वो naukri.com, इंडीड वगैरह पे ज़रूर अपना रिज्यूमे अपलोड करें। वहाँ पे जो जॉब्स निकलती हैं वहाँ अप्लाई करें, वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ज़रूर करिए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पर भी ढूंढ लीजिए, और हम जैसे लोग यूट्यूब पे जो बताते हैं उन पे भी अप्लाई करें। अप्लाई आपको रेगुलर करते रहना है, जो भी जॉब प्रोफाइल आपको सूट करता है फटाफट उस पर अप्लाई करिए, पता नहीं होता कहाँ चांस लग जाए। अप्लाई तो आपको करते ही रहना होगा जब तक मिल नहीं जाती। इतना ही प्रेशर है जॉब्स के ऊपर, क्योंकि जॉब्स कम हैं, अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस बात को समझा करो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, और वीडियोस को शेयर करा करिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं दूसरों तक पहुँचनी। तो इसके बारे में थोड़े खुद भी वो रहा करो जागरूक, दूसरों को बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।